Assalamualaikum everyone, I hope you are doing well. This is another video from STEM International और जनाब बुक इंग्लिश 7 को जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था। रीडिंग की हमने लास्ट वीडियो के अंदर द डे द रिवर स्पोक, और उसमें हमने जेंडर इक्वालिटी के बारे में जो है वो लेसन्स दैट इज़ व्हाट वी लर्न। और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एक्सरसाइज को हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें यू नो द ड्रिल MCQs होंगे, ब्लैंक्स में भी ना हो, मे बी कुछ और वेरिएशन हो, बट देन वी विल हैव शॉर्ट questions and read and respond, और साथ ही vocabulary का कुछ छोटा सा पार्ट होगा। तो without further ado, आइए let's start doing it. Alright students, so in this video we are going to start with the exercise जिसमें हम MCQs, blanks, short questions जो हैं वो देखते हैं। Maybe we have something more interesting than blanks this time. तो आइए स्टार्ट करते हैं। Why was Amna crying at the river's edge? आमना जो है वो दरिया के किनारे बैठ के क्यों रो रही थी? क्या इसलिए? नंबर 1 she was sick, वो बीमार थी। नंबर 2 she was hungry, उसे भूख लगी हुई थी। नंबर 3 she was not allowed to go to school, उसको स्कूल जाने की परमिशन नहीं थी। या फिर she lost her book, वो अपनी किताब जो है वो खो चुकी थी। So we have read in the chapter that it was because she was not allowed to go to school, therefore the third one is the right answer. Then who spoke to Amna in a sleepy murmuring voice? एक स्लीपी सी मर्मरिंग वॉइस में किसने आमना से बात की थी? सो वी नो कि रिवर ने बात की थी, राइट? सो द रिवर इज़ द राइट चॉइस। एंड व्हाट डिड द रिवर आस्क आमना टू डू? रिवर ने या फिर दरिया ने आमना से क्या करने को कहा था? तो उससे हम देखते हैं कि रिवर बेसिकली उसे इस बात की जो है वो हौसला अफजाई देता है कि तुम एक दफ़ा स्कूल होके तो आओ। सो वॉज इट टू गो होम, घर जाने को, रन अवे, भाग जाने को, गो टू स्कूल, स्कूल जाने को, या टू स्लीप, सो जाने को? इट इज़ टू गो टू स्कूल। एंड देन हु हेल्प्ड आमना गो टू स्कूल? किसने मदद की आमना की स्कूल जाने के लिए? सो इट वॉज बेसिकली द रिवर एज वेल एज द टीचर। And then the last is what did Amna want to become when she grew up? आमना क्या कहती है कि वो क्या बनना चाहती है जब वो बड़ी हो जाएगी? So this is at the very end of the chapter हमने देखा जब आमना जो है वो अपनी मामा से बात कर रही होती हैं और मामा को बताती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी मैं टीचर बनना चाहूँगी ताकि गाँव की बाकी लड़कियों को भी पढ़ा सकूँ। तो इसलिए the right answer over here is a teacher. The third one is the right option. इसी तरह से we come towards the second task, which is to complete the table given below with Amna's questions in column 1 and the river's answers in column 2. ये भी हम देख चुके हैं कि अच्छा, और मज़े की बात ये है कि this time we don't have blanks उस तरह से, but we have the column filling part. तो इसमें column 1 के अंदर आप जो कुछ देख रहे हैं लिखा हुआ वो आमना के सवालात थे और column 2 में रिवर के जवाबात थे। तो the first one हम पढ़ लेते हैं। Why the moon always comes from behind the hills? ये आमना ने पूछा था। तो इस पे जो है वो दरिया ने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन वो वहीं से निकलता है और फिर from behind the mountains and then it goes down towards the sea. ये बात उसने जो है वो आमना को बताई थी। उसके बाद सेकेंडली किस चीज़ का जवाब उसने दिया था कि लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। तो ये तब था जब आमना ने पूछा था कि कैन आई डू समथिंग। फिर दरिया कहता है कि वेल इट्स अप टू यू, इट सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़, दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज़ एट्सेट्रा। और ये पेज 96 पे हमने पढ़ा था। इसी तरह से अगली बात भी है जिसमें वो जवाब देता है बिग बोट सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। और ये उसने जवाब दिया था दरिया ने जब आमना ने पूछा था कि व्हाट आर शिप्स, राइट? इसके बाद फिर आमना पूछती है विल दे कम हेयर? तो ये भी हमें उसका कंटिन्यूएशन जो है वो याद आता है कि जब शिप्स का बताया दरिया ने आमना को तो फिर आमना ने पूछा कि क्या वो इधर आएंगी? सो फिर रिवर ने क्या कहा था कि नो, दे आर टू बिग, right? Too large, you know. But Akram's fishing boat is good enough for me. He might take you to see a ship one day. ये था रिवर का आंसर और ये आपने इन कॉलम्स में इस तरह से फिल कर लेना है। And then we move on towards the third task, that is short questions. The first one is why does the writer describe different aspects of nature in great detail at the beginning of the story? कि एक राइटर जो है इस स्टोरी का उसने नेचर के जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसने बात की है उसको इतनी ग्रेट डिटेल में स्टोरी में क्यों बयान किया है? आपको क्या लगता है? इज़ इट टू क्रिएट एन इमेजिनेटिव विजुअलाइजेशन फॉर यू? ऑफ कोर्स। तो ताकि जो पढ़ रहा है उसके सामने सारी की सारी वो सिचुएशन, वो सेटिंग जो है वो आ जाए। इस वजह से राइटर ने इतना डिस्क्रिप्टिवली नेचर के कई मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को इतनी ग्रेट डिटेल के अंदर स्टोरी के बिल्कुल शुरू में लिखा। दूसरा, हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट आमना? रिवर को या दरिया को आमना के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता था? और वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो इसलिए क्योंकि आमना जो है वो कई दफ़ा रिवर के पास जाके उसी दरिया के किनारे जाके बैठी रहती थी। तो रिवर जो था वो उसको काफ़ी अरसे से जो है वो नोट कर रहा था कि उसको
क्या पसंद है क्या नहीं है, या वो क्या सोचती है। Why did the river laugh when Amna said she would be scared at school? तो रिवर जो था या दरिया जो था वो क्यों हंसना शुरू हो गया जब आमना ने कहा कि मैं तो स्कूल में डर जाऊंगी, क्योंकि रिवर को पता था कि ऐसा नहीं होगा। इसलिए रिवर जो है वो उसको बार बार इनकरेज कर रहा था कि नहीं, एक दफ़ा तो जाओ। फिर वाई शुड आमना फॉलो द रिवर्स एडवाइस? आपको क्यों लगता है कि आमना को दरिया की जो बताई हुई एडवाइस है उसको क्यों फॉलो करना चाहिए? डू यू थिंक, अब दिस इज़ ऑन यू, कि आपने स्टोरी पढ़ी और आपने एंड पे देखा कि उसकी बात सुन लेने की वजह से आमना के लाइफ में क्या चेंज आया, तो आपको लगता है कि वो सही था या गलत था, उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर यहाँ पे बना लीजिए। एंड देन द लास्ट वन इज व्हाट इज़ द मेन मैसेज दैट द राइटर इंटेंड्स टू कन्वे? असल मैसेज इस पूरी स्टोरी का क्या है? क्या वो ये है कि रिवर बात कर सकता है, या वो ये है कि लड़कियों की तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितना लड़कों की? इसके बारे में थोड़े से सेंटेंसेस बनाने आपने और इसका आंसर लिख देना है। एंड देन विद दैट वी मूव फॉरवर्ड विद वर्ड्स एंड मीनिंग्स, जो कि हम टेबल करते हैं ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि हमें मिलते हैं फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम द टेक्स्ट, फ्रॉम द स्टोरी, और फिर हम उनके मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्प्लैश्ड, मीनिंग फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग अ साउंड। तो ड्रॉप्स अगर गिरते हैं, पानी के ड्रॉप्स गिरने की जो आवाज़ एकदम आती है जैसे ही वो दे बर्स्ट, तो उसको स्प्लैश करना कहते हैं। द सेकेंड इज स्लिदर्ड, मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। जिस तरह से ये रेप्टाइल्स जो हैं वो मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट को स्लिदर करना कहा जाता है। एंड देन वी हैव मर्मरिंग, लो और विस्परिंग साउंड, बहुत ही धीमी, बहुत ही जिस तरह कोई किसी के कान में कुछ सरगोशी कर रहा हो, विस्पर कर रहा हो, तो उसको मर्मरिंग साउंड कहते हैं। Then we have startled, startled का मतलब सरप्राइज्ड, तो अगर तो सरप्राइज का वर्ड यूज़ कर लें, startled का वर्ड यूज़ कर लें, एक ही बात हो जाएगी। Then we have thicket, thicket होता है डेंस ग्रुप ऑफ bushes and trees, कहीं पे बहुत ढेर सारी जो हैं वो bushes या तो इकट्ठी हुई हों या फिर दरख्त जो हैं वो पास उगे हुए हों, तो वो एक डेंस जो ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उसको thicket कहते हैं। Then we have shrieked, मेरा हाई पिच्ड साउंड, बहुत ही ऊंची और बहुत ही पिच, एक जिस तरह ख़वातीन की आवाज़ की पिच ज़्यादा होती है, मर्दों की थोड़ी लो होती है। तो पेरेंट्स को आपने सुना होगा बात करते हुए, तो वो जो उनकी बहुत ही हाई पिच साउंड होती है उसको श्रीक करना कहते हैं। देन वी हैव रसल, मीनिंग टू मेक अ लाइट फ्लटरिंग साउंड, एक हल्की सी फ्लटर करने की जो साउंड है, फ्लटर मतलब जिस तरह उड़ने की हो, उसकी साउंड आए तो उसको रसल कहते हैं। देन कंस्पायरेटोरियली, कंस्पायरेटोरियली का मतलब होता है इन सीक्रेटिव मैनर। सीक्रेटिव मैनर का क्या मतलब होगा कि सबसे छुपा के किसी को कोई बात बताना, उस तरह से जो है कुछ करने को कंस्पायरेटोरियली कहते हैं। देन वी हैव क्लम्प, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, अगर एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है दरख्तों का 5, 6, 7 और वो इकट्ठे जो है वो उगना शुरू हो जाते हैं तो उनको क्लम्प कहा जाता है। देन वी हैव रैटलिंग, नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को अगर शेक करें तो उसमें से आवाज़ जो आती है उसको रैटलिंग आवाज़ या फिर रैटलिंग नॉइज कहते हैं। देन वी हैव द लास्ट वर्ड विच इज़ वेल्ड, इसका मीनिंग है कंप्लेंट इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में शिकायत करने को टू वेल कहा जाता है। एंड देन ऑन पेज 99 वी मूव फॉरवर्ड विद रीड एंड रिस्पॉन्ड। आइए इसको भी देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे हमारे पास एक्सट्रैक्ट दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ सवालात हैं, तो आइए देखते हैं कि हम उसको कैसे करते हैं। यू शुडंट क्राई, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। शी वाज पजल्ड, इट वाज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, said the river, for it was the river. I've got to hurry to reach the sea, हम देखते हैं कि दिस इज द सेम पैराग्राफ जो कि टेक्स्ट में से उठाया गया है, चैप्टर की या स्टोरी में से उठाया गया है, और इसके अंदर जो दरिया है वो बात कर रहा है किससे? वो बात कर रहा है आमना से, और उसको कह रहा है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है, और तुम्हें सही में जो है वो डरना भी नहीं चाहिए, जबकि तुम रोज़ ही या ऑलमोस्ट रोज़ ही जो है वो यहाँ पे आती हो। और फिर जो वो आमना है वो कंफ्यूज हो जाती है, और वो जो आवाज़ होती है वो उससे पता चलता है कि वो तो दरिया में से आ रही है। तो वो पहले कहती है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर दरिया उसे पूछता है चलो मुझे बताओ अपनी परेशानी के बारे में सब। तो फिर उसे रियलाइज़ होता है कि तो वाकई दरिया की आवाज़ है, और फिर दरिया उसको ये भी कहता है कि जल्दी बताओ क्यों, क्योंकि मैंने अब समंदर की तरफ भी जाना है, तुम्हें पता है। सो ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू इज कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन दी ब्रैकेट्स। नीचे ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो हमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, उनमें से हमने वो वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो कि इस पर्टिकुलर
सेंटेंस को कंप्लीट करते। द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज एश्योरिंग और सिंपथाइजिंग। क्या जो दरिया की आवाज़ है यहाँ पे, या जो उसकी टोन है, जिस टोन में वो उससे बात कर रहा है, क्या वो सिंपथाइजिंग है या वो एश्योरिंग है? वो सिंपथाइजिंग है। एंड देन select a phrase from the extract which shows that Amna was a frequent visitor to the spot। ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई फ्रेज जिससे ये पता चल रहा हो कि आमना वहाँ उस जगह पे, उस दरिया के किनारे पे या उस स्पॉट पे बार बार जाती थी। तो वो ये है कि when you have been coming here to see me every day, well almost every day, ये यहाँ पे आता है। And then C part is to choose the correct option to make to complete the sentence. The use of an exclamation mark at the end of the line, it couldn't be the river, expresses क्या, इससे क्या पता चल रहा है? एक्साइटमेंट फील हो रही है, इससे हेजिटेशन फील हो रही है, इससे इरिटेशन या डिसबिलीफ है, उसको यकीन नहीं आ रहा कि ये दरिया भी बोल सकता है। एंड देन लास्ट इज चूज 3 क्वालिटीज ऑफ द रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपने रिवर की 3 क्वालिटीज़ को जो है वो बॉक्स में से निकालना है, जो कि आपको फील हो रहा है, जो एक्सट्रैक्ट हमने ऊपर पढ़ा उसमें से कि ये जो दरिया है इसकी ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1, इज़ इट अफेक्शनेट? नंबर 2, इज़ इट फॉरगिविंग? नंबर 3, इज़ इट थॉटफुल? नंबर 4, इज़ इट इम्पेशेंट? एंड नंबर 5, इज़ इट काइंड हार्ट? तो हम देखते हैं कि एक तो थॉटफुल है, दूसरा इम्पेशेंट भी है क्योंकि वो बता रहा है कि आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। और थॉटफुल इस तरह से है कि वो उसको कुछ बातें बता रहा है। एंड देन इट इज़ ऑल्सो काइंड हार्टेड क्योंकि वो उसको जो है वो हौसला भी दे रहा है, चुप भी करवा रहा है और उससे कह रहा है कि मुझे बताओ मसला क्या है। एंड विद दैट, नाउ दैट वी आर डन विद इट, वी मूव फॉरवर्ड विद द वोकैबुलरी पार्ट। वोकैबुलरी पार्ट में हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ इंटेंसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ इंटेंसिटी आर एडजेक्टिव्स दैट शो डिफरेंट डिग्रीज और स्ट्रेंथ्स ऑफ मीनिंग। दे हेल्प अस मूव फ्रॉम अ माइल्ड फीलिंग और क्वालिटी टू अ स्ट्रॉन्गर और द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अपनी किसी भी जो है वो किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी जो है वो शो कर रहा है, किस डिग्री की है या फिर उसके मतलब का मीनिंग क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है। और ये सारी की सारी हमें जो है फीलिंग्स गेज करने में मदद देते हैं कि फीलिंग जो है वो बस ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, यू नो, अ पर्सन और द थिंग इज़ फीलिंग समथिंग। और फिर उसके बाद उस फीलिंग की इंटेंसिटी क्या है, क्या वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रो रहा था बंदा या वो आराम से चुप करके रो रहा था बंदा, यू नो, ये डिफरेंस आ जाता है फीलिंग्स के अंदर। तो उस फीलिंग्स के लिए हम एडजेक्टिव्स ऑफ इंटेंसिटी इस्तेमाल करते हैं। Now read the following examples of adjectives of intensity that show different degrees of meaning. एक ही फीलिंग है लेकिन उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो जाती है। नंबर 1, annoyed. नंबर 2, furious. I knew Bilal was annoyed when his plan failed, but I was shocked to see him become furious after the argument. मैं जानती थी कि बिलाल जो है वो प्लान के फेल हो जाने पे annoyed तो ज़रूर था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक फील हुआ जब मैंने आर्ग्यूमेंट के बाद उसको एकदम फ्यूरियस होता हुआ देख लिया, यू नो। सो इट्स द नेक्स्ट लेवल ऑफ बीइंग अनॉयड। एंड देन इम्पोलाइट और ऑफेंसिव, यू नो। इम्पोलाइट में थोड़ा सा जो है वो रूडनेस आ जाती है, ऑफेंसिव में है कि आप अगले बंदे के साथ जो है वो बदतमीजी करने लग जाए। सारा कैन बी इम्पोलाइट एट टाइम्स बट हर ऑफेंसिव रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग अपसेट एवरीवन। हाँ, वो कभी कभार रूड हो जाती है सारा, लेकिन जो उसके बदतमीज़ों वाले रिमार्क्स थे ना मीटिंग में, उसकी वजह से सब के सब जो है वो अपसेट थे, परेशान थे। नेक्स्ट वी हैव ऑन दी पेज 100 लार्ज एंड इनॉर्मस। लार्ज मतलब बड़ा और इनॉर्मस बहुत बड़ा। द हॉल लुक्ड लार्ज फ्रॉम आउटसाइड बट इट वाज इनॉर्मस वंस वी स्टेप्ड इनसाइड। बाहर से हॉल बड़ा तो लग रहा था लेकिन जैसे ही हम अंदर गए तो वो इतना बड़ा जो है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव स्मॉल एंड टाइनी। ठीक है, तो स्मॉल छोटा, लेकिन टाइनी होता है बहुत ही छोटा। द किटन वाज स्मॉल व्हेन वी फाउंड इट बट इट्स पॉज वर एब्सोल्युटली टाइनी। जो बिल्ली का बच्चा था जब हमने उसे मतलब जब हमें मिला तो वो छोटा था और उसके जो हाथ थे वो उससे भी ज़्यादा बहुत ही छोटे से थे। Then pleased and delighted. The team was pleased with its performance and the coach was delighted with its final score. The team जो थी वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश थी और कोच था वो बहुत खुश था फाइनल स्कोर के साथ। And then we have upset and devastated. She felt upset about losing the match, but missing the final left her completely devastated. वो मैच हारने की वजह से थोड़ा सा परेशान तो थी, लेकिन अपना फाइनल जो है उसको मिस कर जाने पे वो कम्प्लीटली डेवस्टेटेड हो गई थी। मतलब वो कम्प्लीटली जो है वो उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। एंड दिस इज़ हाउ वी बेसिकली ऐड
intensity to our feelings. उसके बाद the last task that we have today is use a dictionary and write the meanings of the following adjectives of intensity. Then use each word in your own sentences in your notebook. नीचे words दिए गए हैं और उनकी intensity एक दूसरे से different है. उनको डिक्शनरी इस्तेमाल करते हुए आपने sentences बनाने हैं और उन्हें अपने sentences में उसी तरह से इस्तेमाल करना है जिस तरह आपके पास ऊपर एग्जाम्पल्स दी गई हैं. द फर्स्ट वन इज क्विक एंड रैपिड. नंबर 2 नॉइजी और डेफनिंग. नंबर 3 शाइनी और dazzling. Then we have joyful or cheerful, and lastly we have warm or scorching. ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह से हमने MCQs भी देखे और हमने एक वेरिएशन की ब्लैंक्स की जो कि हमने कॉलम्स को फिल किया और फिर मूव्ड ऑन विद द क्वेश्चंस. दिस टाइम द क्वेश्चंस वर अ बिट मोर एनालिटिकल. हमें जो है वो खुद से सोच के अपना ओपिनियन बना के जो है वो आंसर्स बनाने थे, नॉट ओनली सिंपली टेकिंग आंसर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट या द स्टोरी दैट इज़ प्रोवाइडेड और उसको फिर हमने यहाँ पे कोट किया, बल्कि अब हम खुद से ज़्यादा जो है वो आंसर डेवलप कर रहे थे. एंड विद दैट ऑल्सो वोकैबुलरी के अंदर एडजेक्टिव्स फॉर इंटेंसिटी जो है वो हमने सीखे कि इंटेंसिटी शो करने के लिए एक ही वर्ड लेकिन एक ही फीलिंग, लेकिन उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो उसकी एक्सट्रीम्स या फिर जो इंटेंसिटी होती है उसको दिखाने के लिए, शो करने के लिए, मीनिंग देने के लिए किस तरह से इस्तेमाल होते हैं. तो आई होप यूड बी एबल टू यूज़ दीज एडजेक्टिव्स इन योर ओन राइटअप्स एज वेल. एंड विद दैट कीप प्रैक्टिसिंग. मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.